नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 25 सितंबर 2020। चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। आज जो पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो होने वाला है सेस एंड लेवीज, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, पूरा कंटेक्स्ट समझेंगे कि क्या मैटर है। देन विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिक पार्क स्कीम से रिलेटेड। चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हमारा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ सेस एंड लेवीसेस, ठीक है। कंटेक्स्ट समझने से पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए कि सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, इसे समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए सरकार क्या करती है, जनता से पैसे लेती है टैक्स के तौर पर, ठीक है। उन पैसों से फिर डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं, ठीक है। टैक्स दो प्रकार से कलेक्ट किया जाता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है आपका नॉन डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्सेस जो आपकी सैलरी वगैरह से डायरेक्ट कट कर लिया जाता है, ठीक है। सैलरी के ऊपर लगने वाला जो टैक्स होता है डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, और जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है जो कि आप जीएसटी के तौर पे देते हो, ठीक है, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए सरकार क्या करती है, ये जो टैक्स है इसके ऊपर आप जो टैक्स पे कर रहे हो उस टैक्स पर भी एक टैक्स लगा सकती है, ठीक है ना। उस टैक्स ऑन टैक्स को ही कहा जाता है सेस या सरचार्ज, ठीक है। सेस और सरचार्ज में एक छोटा डिफरेंस होता है, वो भी हम आगे चल के समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। अभी आप समझ के चलिए कि टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स सरचार्ज या फिर सेस कहलाता है, ठीक है। अब टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे लगता है, मान लीजिए कि आपकी जो मंथली पेमेंट है वो है 10,000 रुपये, ठीक है। सरकार आपसे कितना टैक्स लेगी, सरकार आपसे लेगी 10% टैक्स आपकी सैलरी से कट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 10% टैक्स यानी कि आपको टैक्स कितना देना होगा सरकार को, इसको कैलकुलेट कीजिए, यानी कि 1000 रुपीज़, ठीक है। आप 1000 रुपये सरकार को टैक्स दोगे, ठीक है। तो ये जो 1000 रुपये आपने टैक्स दिया है ना, इसके ऊपर सरकार जो टैक्स लगाएगी, यानी कि 1% टैक्स सरकार मान लीजिए इसके ऊपर लगा रही है। जो 1000 रुपये आपने टैक्स पे किया है सरकार को, उसके ऊपर लगने वाला 1% टैक्स यानी कि 10 रुपये, ठीक है। ये जो 10 रुपये आप टोटल टैक्स आपको कितना देना पड़ा, 1000 रुपये आपने पहले दिए प्लस 10 रुपये आपने सेस और सरचार्ज के रूप में दिए, यानी कि 1010 रुपये, ठीक है। समझ में आया। तो टैक्स के ऊपर जो टैक्स आपने पे किया, 1000 रुपये टैक्स पे किया, इसके ऊपर जो 1% टैक्स लगा, इसी को कहा जाता है सेस और सरचार्ज, ठीक है। अब समझते हैं सेस और सरचार्ज जो होता है, सेस के बारे में समझिए। सेस जो होता है वो एक प्रकार का फॉर्म ऑफ टैक्स है लेविड ऑन अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। समझ में आया कैसे आप टैक्स जो आपने पे किया उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। सेस इज रिजॉर्टेड ओनली व्हेन देयर इज अ नीड टू मीट अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। सेस जो है वो स्पेशल कंडीशन में लगाया जाता है, ठीक है। स्पेशल सरकार बोलकर लगाती है आपसे। सरकार बोलेगी कि हमें जो देखिए रोड बनानी है, ठीक है ना। रोड जो है हमारे देश में काफ़ी ख़राब है, कंडीशन है, ठीक है ना, बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, तो हमें जो है रोड बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चाहिए। तो आपके ऊपर जो टैक्स लग रहा है हम उसके ऊपर एक सेस लगाएंगे, रोड सेस के नाम से, ठीक है ना। यानी कि आपको थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1% रोड सेस लगेगा, ठीक है। अब सरकार ने जो आपसे 1% टैक्स लिया, जो 10 रुपये आपसे लिए हैं एक्स्ट्रा, एग्जाम्पल को याद रखिए अपने दिमाग में, उन 10 रुपये को सरकार जो है रोड बनाने के काम में खर्च करेगी, ठीक है ना। सिर्फ सरकार जो ये पैसा लिया है उसे सिर्फ रोड बनाने के काम में खर्च कर सकती है और कहीं नहीं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा कि सरकार जो आपसे सेस लेती है उसे सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाएगा और कहीं उसको वो यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स दोनों पर भी लगाया जा सकता है सेस, ठीक है। जब एक बार सेस का काम पूरा हो गया, यानी कि रोड बनाने के लिए आपसे पैसे लिए थे, रोड बन गई सारी, उसके बाद से सेस जो है नहीं लगेगा, वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत सेस, सरकार ने 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, 0.5% स्वच्छ भारत सेस लगता था। अगला था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जो कि 2016 में अनाउंस किया गया था, ठीक है, जो व्हीकल्स वगैरह ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स पर लगाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको सेस समझ में आ गया होगा। अब सेस और टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी आपको क्लियर होगा। टैक्स देखिए, टैक्स जो होता है वो बेसिक लगता है, ठीक है, जो आप गवर्नमेंट को जीएसटी के तौर पे या फिर इनकम टैक्स के तौर पे देते हो। जो टैक्स आपने दिया उसके ऊपर से जो टैक्स आप दे रहे हो उसे हम सेस कहते हैं, ठीक है। सेस जो है, जो जितने भी सारे टैक्सेस होते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं, ठीक है। लेकिन सेस जो है वो हो सकता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाए, लेकिन
उसका जो यूज़ किया जाएगा वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जिसके लिए आपसे सेस लिया गया है उसी मकसद से उसका इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक साल में सरकार के पास काफ़ी सारा सेस इकट्ठा हो गया और वो उसे उस फाइनेंशियल ईयर में यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो अनखर्च किया हुआ पैसा है ना, जिस पैसे को खर्च नहीं किया गया है, ऐसा नहीं होगा कि अब सरकार जो उस पैसे को कहीं और यूज़ कर लेगी। उस पैसे को अगर बाद में चल के भी उसी मकसद से इस्तेमाल किया जाना होगा। ठीक है, अब रही बात सरचार्ज की कि सरचार्ज क्या होता है। देखिए, ये भी टैक्स ऑन टैक्स है। जिस प्रकार से सेस लग रहा है ना आपके ऊपर, वैसे ही आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा, लेकिन एक छोटा डिफरेंस होता है सेस और सरचार्ज में। हमने बात की सेस के बारे में कि जो सेस है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस से ही इस्तेमाल किया जाना है। जैसे स्वच्छ भारत सेस है तो सिर्फ स्वच्छता के लिए ही खर्च किया जाएगा, लेकिन सरचार्ज जो है वो किसी और पर्पस से भी यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अब समझते हैं कंटेस्ट क्या है, मैटर क्या है। देखिए, मैटर ये है कि रिसेंटली कंसोलिडेट जो आपके कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG हैं, इन्होंने पार्लियामेंट को बताया है कि सरकार ने जो 2018 और 19 में सेस के तौर पे पैसा कलेक्ट किया था, उसका सिर्फ 60% पैसा ही सही जगह पर इस्तेमाल किया है जहां पर उन्हें करना चाहिए था। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया गया, उसमें से बाहर निकाला ही नहीं गया है। ठीक है, कितना पैसा जो है लिया था सरकार ने, तो सरकार ने सेस के तौर पे 2.75 लाख करोड़ रुपीस कलेक्ट किए थे। ठीक है, और इसमें से जो है 1.1 लाख करोड़ रुपीस जो हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रिटेन कर लिए गए हैं, बचा लिए गए हैं। ठीक है, बाकी का उतना पैसा खर्च नहीं किया गया है। ऑलराइट, बाकी ये पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, एक बार और आप पढ़ लीजिएगा, आपको और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। ये होता क्या है? देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मान लीजिए सरकार का एक बैंक अकाउंट होता है, इस प्रकार से इसको समझ के चलिए। ठीक है, इसे किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? तो इसको मेंशन किया गया आर्टिकल 266 में। ठीक है, सरकार के पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आता कहाँ से? तो सरकार जो भी टैक्स आपसे कलेक्ट करती है, इनकम टैक्स के तौर पे, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, GST के तौर पे, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है, वो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो सरकार लोन वगैरह लेके पैसा लाती है, ठीक है, दूसरे देशों से लोन लेती है, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके पैसे वगैरह कलेक्ट करती है, ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा सरकार के पास आता है, फॉरेन गवर्नमेंट जो पैसा सरकार को देती है, ठीक है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा डेट के तौर पे कलेक्ट करती है, वो पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकालना है वो सिर्फ पार्लियामेंट की अप्रूवल से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, और जो भी खर्चा सरकार करती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल कर ही करती है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर जैसे कि कोई डिजास्टर आ गया या किसी और अदर तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उससे डील करने के लिए जो पैसे होते हैं वो कंटेंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड से भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है, CAG जो है वो इस चीज़ की ऑडिट करता है कि जो पैसा जो निकाला गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो सही जगह खर्च हुआ है या नहीं। ऑलराइट, तो इस साइज सरचार्ज समझ लिया हमने, डिफरेंस समझ लिया। उम्मीद है ये पूरा आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं चाइनाज रिन्यूड सपोर्ट फॉर पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो कंटेस्ट ये है कि चाइना ने पेरिस एग्रीमेंट को दोबारा से रिन्यू किया है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया है कि हाँ, हमें जो है पेरिस एग्रीमेंट में जो बातें की गई थी उन्हें फॉलो करना है और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये बात चाइना ने कही है। इसी के कारण आपका जो पेरिस एग्रीमेंट है वो न्यूज़ में आ गया है। इसे हम डिस्कस करेंगे पेरिस एग्रीमेंट है क्या। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा की पॉइंट और समझ लीजिए। देखिए, चाइना जो है ना वो दुनिया का बिगेस्ट पॉल्यूटर है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाला कोई देश है तो चाइना, उसमें नाम चाइना का भी है। ठीक है, चाइना जो है वो टोटल प्लैनेट की ग्रीन हाउस एमिशन जो है उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है ये। तो चाइना ने जो है रिसेंटली कुछ स्टेप्स उठाए हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कम कर देगा 2030 तक और कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेगा बाय द एंड ऑफ 2060। हालांकि जो 2060 है वो 10 साल ज़्यादा है। जो टारगेट फिक्स किया गया है सभी देशों के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, वो किया गया है 2050 का, कि 2050 के एंड होने तक हमें कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। ठीक है, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस आर्टिकल से रिलेटेड वो है पेरिस एग्रीमेंट। तो इसी को समझते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट है क्या। देखिए, हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी की मीटिंग होती है। ठीक
ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी की जो 21st मीटिंग थी वो हुई थी पेरिस में, ठीक है। उस पेरिस में जो भी डिसीजन लिया गया उसी को पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कब हुई थी? तो ये 2015 में हुई थी, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस पेरिस एग्रीमेंट का इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत ही माइलस्टोन एक प्रोटोकॉल आया था जो था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको अपडेट करेगा, इसको चेंज करेगा आपका पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल का, ठीक है। आपको याद होगा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी, तो कार्बन ट्रेडिंग की ये बात करता है, ठीक है। किस प्रकार से कार्बन की ट्रेडिंग वगैरह की जानी है, किस प्रकार से हमें जो है क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बेसिक तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी ही, ठीक है। अब देखिए पेरिस एग्रीमेंट का एम है क्या? तो पेरिस एग्रीमेंट का एम ये है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है जो राइज कर रहा है कंटिन्यूसली, आपको पता होगा, हमें इसे 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल एरा इससे ज़्यादा नहीं होने देना है। यानी कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था, यानी कि जो आपकी 17th सेंचुरी थी, 1800 का जो टाइम था, वहाँ पे हम उससे बोलते हैं कि वो इंडस्ट्रियल एरा की बिगिनिंग हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। तो इस टाइम पे जो टेम्परेचर था अर्थ का, उस टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ का नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे और जो हमारा 2 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है इसे हम कम कर देंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। कौन सी सेंचुरी में? तो 21वीं 22वीं सदी जब स्टार्ट हो जाएगी उसके एंड तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर लेंगे अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और क्या बातें कही गई हैं पेरिस एग्रीमेंट में? तो इसमें बताया गया है फाइनेंशियल लॉस जो हो रहा है, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ को, किसके कारण? क्लाइमेट चेंज के कारण, उस पर हमें ध्यान देना है। क्लाइमेट चेंज के कारण फाइनेंशियल लॉस कैसा हो रहा है? तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर वगैरह को काफ़ी हार्म होता है, बारिश वगैरह के कारण कम बारिश होती है, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे फाइनेंशियल लॉस काफ़ी होता है कुछ कंट्रीज़ को, ठीक है ना। और क्या मकसद है इसका? तो इसमें मकसद है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से वो क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर पाएँ। तो हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करनी है ताकि वो पैसा रेस कर पाएँ क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है, जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है, वो जो था वो बाइंडिंग एग्रीमेंट था, ठीक है। लेकिन है ना, इस प्रकार की जो बातें थी ना कि डेवलपिंग कंट्रीज की मदद की जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, ये क्योटो प्रोटोकॉल में बाइंडिंग बोला गया था। लेकिन यहां पर इसे नॉन लीगली बाइंडिंग बोल दिया गया है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, ठीक है। ये इसके साथ एक इश्यू है, ठीक है। टोटल अगर हम देखें तो इसको साइन कितनी कंट्रीज़ ने किया है? 195 कंट्रीज़ ने इसको साइन कर दिया है और उनमें से 180 प्लस कंट्रीज़ ने इसको रेक्टिफाई भी कर दिया है। इंडिया ने इसको साइन और रेक्टिफाई दोनों कर दिया था 2016 में, ऑलराइट। इसमें और एक और बात की गई है कि जो डेवलप्ड कंट्री होंगी वो टोटल $100 बिलियन जो एक साल में देंगी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ठीक है। इतना कंट्रीब्यूशन डेवलप कंट्री के द्वारा किया जाना है, ठीक है। अब यही कुछ पॉइंट्स जो थे, इससे यूएसए नाराज़ रहा, उन्होंने बोला कि हमें टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है पेरिस एग्रीमेंट से, 2017 में ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड, जो पॉइंट हमने डिस्कस किया उन्हीं के आधार पर इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है। इसी चीज़ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बोलते हैं हम इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट में INDC। ये है क्या? देखिए 2030 में वार्शो समिट हुई थी जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ 19 के द्वारा आयोजित की गई थी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 2019 में, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 19, ठीक है, इतना याद रखिएगा, 19th समिट थी उनकी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया था? यहाँ पर बात की गई थी INDC की। होता क्या है ये? देखिए INDC जो है वो हर कंट्री को अकाउंटेबल बनाता है, किस चीज़ के लिए? कि आप जो है अपनी देश में नेशनल लेवल पर ऐसे प्रोजेक्ट चलाएं, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें, ऐसे कुछ एक्शन प्लान लेकर आएँ जिसकी मदद से क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, पॉल्यूशन को कम किया जा सके। इस प्रकार की बातें इस प्लान में कही गई थी, ठीक है। इसमें डेवलप्ड कंट्री को जो है वो ज़्यादा अकाउंटेबल माना गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही हो गया था, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण ऑलरेडी कर चुकी हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्री जो है उनके यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी ठीक तरीके से नहीं हुआ है और वो डेवलप कर रही हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर ज़्यादा भार ना देकर जो रियल में जिन्होंने
क्लाइमेट चेंज के लिए जो रियल में रिस्पॉन्सिबल हैं उन लोगों को ज़्यादा अकाउंटेबल बोला गया, यानी कि डेवलप्ड कंट्री को ज़्यादा अकाउंटेबल माना गया है क्लाइमेट चेंज के प्रति। ठीक है, यहाँ पर बात भी यही की गई है कि जो डेवलप कंट्री होंगी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करेंगी। अगर टेक्नोलॉजी वो नहीं दे पा रही हैं तो पैसे देंगी, मनी देंगी, ताकि वो अपने देश में ऐसे एक्शन प्लान लेके आ जा सके, क्लीन एनर्जी के प्रति वो लोग काम कर सकें। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ काम कर सकें। ठीक है, तो ये पूरा प्लान था INDC का। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर। एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि प्लास्टिक पार्क स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, ये स्कीम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लास्टिक पार्क स्कीम है, ऐसा लग सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च की होगी, लेकिन नहीं, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने। ठीक है ना, क्या कहा जाएगा इसमें? तो इसमें बोला गया है कि कंट्री में जो है 10 प्लास्टिक पार्क्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। कौन कौन से स्टेट में? तो असम में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, झारखंड में, उत्तराखंड में और छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है ना, अब प्लास्टिक पार्क्स इन इंडस्ट्रियल जोन डेवलप टू प्लास्टिक एंटरप्राइजेज एंड इट्स अलाइड इंडस्ट्री। ठीक है ना, प्लास्टिक की इंडस्ट्री के लिए एक जगह होगी जो उनको, और उसके अलाइड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए। ठीक है, इसके लिए जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी। कितनी परसेंट की? 50% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ठीक है ना, एंड सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ ₹40 करोड़ पर प्रोजेक्ट। ठीक है ना, इसके साथ एक सीलिंग भी लगा दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 50% पैसा तो देगी, लेकिन हाईएस्ट जो है वो 40 करोड़ का देगी, इससे ज़्यादा पैसा नहीं देगी। जो रिमेनिंग पैसा होगा प्रोजेक्ट के लिए वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बैरी किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज के सारे आर्टिकल। उम्मीद है आपको ये आर्टिकल समझ में आए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड लक, हैव अ नाइस डे।